हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैकेनिक्स का एक वन शॉट वीडियो एमसीक्यू के लिए बना रहे हैं, जिसका मेन मकसद आपको एग्ज़ाम के लिहाज से एग्ज़ाम में आपकी हेल्प पहुंचाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक चैप्टर कैटेनरी की बात कर रहे हैं, उसके कुछ एमसीक्यूज हमने लिखे हैं। तो सबसे पहले कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी के बारे में थोड़े से कुछ फॉर्मूले जान लें, जिसकी मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कैटेनरी क्या होता है? अगर कोई हमारे पास हॉरिजॉन्टल दो फिक्स पॉइंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल किसी रॉड पे या किसी लाइन पे दो ये पॉइंट है हॉरिजॉन्टली जो कि फिक्स है, इससे किसी चेन को फ्रीली हैंग कराया जाता है। तो अंडर ग्रेविटी अगर हैंग कराया जाता है तो ये जो शेप अंडर ग्रेविटी हैंग होता है इसे कैटेनरी कहते हैं। और अगर पर यूनिट वेट जो होता है चेन का, वेट ऑफ लेंथ ऑफ चेन पर यूनिट वेट जो होता है वो कांस्टेंट अगर होता है चेन का, मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट सबका वेट अगर कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कॉमन कैटेनरी कहलाती है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स कहलाता है। और ये जो हमारे पास लाइन होती है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी पैरामीटर कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होता है स्पैन कहलाता है, इसको स्पैन बोलते हैं। और ये टोटल डिस्टेंस 2x होती है। तो आधी डिस्टेंस ये डी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट होता है जो इसको हाफ ऑफ डिस्टेंस में बांटता है। तो ये x हमारे पास जो होता है दैट इज हाफ स्पैन। यहाँ से यहाँ तक की दूरी d से c तक की दूरी ये सैक कहलाती है, इसको सैक कहते हैं। ठीक, दिस इज सैक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पैरामीटर है। और ये डिस्टेंस अगर y है तो जो हमारा सैक होगा बच्चों, सैक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सैक, y में से c घटाने पे हमारे पास सैक मिलेगा, y माइनस c सैक मिलता है। यहाँ पे टर्मिनल टेंशन होता है। तो सबसे पहली बात आपको बताएं कि यहाँ पे अगर इस किसी पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे एक हम टेंशन T दिखाएं और इसका साई एंगल इंक्लिनेशन दिखाएं यहाँ पे, तो C से P तक की दूरी अगर S है तो एक ऐसा रिजल्ट जो S और साई में होता है उसे इंट्रिंसिक रिलेशन कहते हैं, S और साई में। और कॉमन कैटेनरी का जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है वो S बराबर C tan साई होता है। ठीक, ये कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है पहली बार। और इसका जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, तो इसे हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जो S और साई में S बराबर C tan साई, दिस इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। और इसका कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है C cos हाइपरबोलिक x by c होता है। तीसरी बात हमारे पास ये होती है, तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है यहाँ पे टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है या इसे हॉरिजॉन्टल टेंशन भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल टेंशन, या इसे टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट भी कहते हैं या हॉरिजॉन्टल टेंशन भी कहते हैं। ये T नॉट होता है, T नॉट इज इक्वल टू C इंटू स्मॉल w होता है। C क्या होता है? ये पैरामीटर होता है, स्मॉल w यूनिट वेट होता है। अगर इसका यूनिट वेट स्मॉल w हो तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन T नॉट CW के बराबर होता है। चौथा, जो टर्मिनल टेंशन, यहाँ पे जो टेंशन होती है T इज इक्वल टू W इंटू y होता है, या इसे टर्मिनल टेंशन भी कहते हैं, where T is terminal tension, T is terminal tension। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास ये है। तो ये अगर आप कुछ फॉर्मूलेस याद रखते हैं तो बहुत इजीली सारे प्रॉब्लम्स हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहली बात कह रहा है कि अगर किसी कैटेनरी का वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन कांस्टेंट है तो कॉमन कैटेनरी कहलाती है। कह रहा है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, अभी बताया कि S और साई में जो रिजल्ट होगा इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है कैटेनरी की। और ये S इज इक्वल टू C tan साई, ये हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है, न साइन न कॉस न कॉट, S इज इक्वल टू C tan साई। यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, कार्टेशियन x और y में होता है,
जो कॉमन कैटनरी की कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c होती है। ये y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c। कार्टेशियन जब होगा तो x और y में होगा और इंट्रिंसिक जब होगा तो s और साइन में होगा। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है a एंड b x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट वाले कॉमन कैटनरी, t और tb टेंशन है एट पॉइंट a एंड b, ta माइनस tb बताना है क्या होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपको ये फॉर्मूलेस बिल्कुल याद रखिए, ये फॉर्मूलेस कोई भी प्रॉब्लम आप कर पाएंगे इन फॉर्मूलेस से। अब यहाँ पे इसने कहा क्या है थर्ड वाले पार्ट में कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और यहाँ पे ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे टेंशन हमारे पास दिए गए हैं, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे हमारे पास टेंशन दिए गए हैं, और ए और बी पॉइंट पे जो हमारे पास टेंशंस हैं, ए और बी दो पॉइंट हैं, और यहाँ पे टेंशन टी ए और टी बी दिया गया है। ठीक, एक चीज ये है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट बी है, ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं। थर्ड पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x1, y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। A पे टेंशन TA और B पे टेंशन TB है। यहाँ पे टेंशन हमारा TA दिखा रहे हैं, TA, इस पॉइंट पे टेंशन TA दिखा रहे हैं, और इस पॉइंट पे सिमिलरली टेंशन TB दिखा रहे हैं, इस पे TB और इस पे TA। तो हमें TA माइनस TB की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखिए, ये लोएस्ट पॉइंट पर तो टेंशन है नहीं, यहाँ पे टेंशन है ए और बी पे, तो T इज इक्वल टू WI होता है। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टेंशन, ठीक है। तो TA यूजिंग T बराबर थर्ड पार्ट के लिए, T बराबर जो हमारे पास होता है स्क्रू टर्म में, तो हॉरिजॉन्टल टेंशन मैंने बोला CW। अच्छा T इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, T इज इक्वल टू W इंटू वाई। तो A पॉइंट पे TA कितना होगा, TA इज इक्वल टू, TA मतलब A पॉइंट पे टेंशन W इंटू, यहाँ पे जो इसका Y कोऑर्डिनेट है, Y कोऑर्डिनेट y1 है, मतलब ये डिस्टेंस y1 है, तो W इंटू y1। सिमिलरली TB क्या होगा, B पॉइंट पे T बराबर WI, तो TB बराबर कितना है, W इंटू y2 हो जाएगा। हमें TA माइनस TB निकालना है, अब हमने TA में से TB को सेपरेट किया, TA माइनस TB सेपरेट किया तो WI1 माइनस WI2 ये रहा। W हमारा कॉमन हो गया तो y1 माइनस y2 हो गया। कहने का मतलब बच्चों TA माइनस TB की जो वैल्यू रही W इंटू y1 माइनस y2 रही। तो हमारा कौन सा पार्ट है, C पार्ट सही है, दैट इज W इंटू y1 माइनस y2। अगला पार्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंशन इन कॉमन कैटनरी। इस पॉइंट पे जो टेंशन है हॉरिजॉन्टल टेंशन, दैट इज लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन। तो अभी बताया हॉरिजॉन्टल टेंशन T0 इज इक्वल टू C इनटू W। C क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस C होता है जो कि पैरामीटर, और यूनिट वेट W है, तो T0 बराबर CW। पांचवा क्वेश्चन जो हमारे पास कह रहा है, फॉर अ कॉमन कैटनरी व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, x निकालना है। x मतलब हाफ स्पैन निकालना है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि हाफ स्पैन क्या होता है। यहाँ पे जो कॉमन कैटनरी का हाफ स्पैन जो होता है, कुछ फॉर्मूलेज और होते हैं। एक फॉर्मूला s बराबर c tan psi हो गया, एक y बराबर c sec psi भी होता है कॉमन कैटनरी में, y इज इक्वल टू c sec psi। y यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, y जो है ये डिस्टेंस y है, psi अभी बताया ही था, y इज इक्वल टू c sec psi होता है, और इतना हाफ स्पैन होता है, और हाफ स्पैन जो होता है वो x इज इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi होता है, ये हाफ स्पैन होता है। और इतनी डिस्टेंस सैग होती है, सैग जो होता है ये हमारा y में से c, ये पूरी y ये c, तो y में से c सेपरेट करने पे दैट इज कॉल्ड सैग। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये है, फॉर अ कॉमन कैटनरी व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, स्मॉल x निकालना है। जरा ध्यान से सुनिए, पांचवें पार्ट के लिए हम आ रहे हैं। स्मॉल x जो है वो c log sec psi प्लस tan psi है, दिस इज हाफ स्पैन। अगर हाफ स्पैन आता है तो इतना लिखेंगे, लेकिन हमें तो y और s पे चाहिए,
अब जरा x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई यूजिंग y बराबर कितना है, y इज इक्वल टू सी सेक साई, y इज इक्वल टू सी सेक साई। तो सेक साई तो चाहिए नहीं, सेक साई और टेन साई नहीं चाहिए, हमें s और y में चाहिए। तो y इज इक्वल टू सी सेक साई, तो सेक साई इज इक्वल टू कितना, सेक साई इज इक्वल टू y अपॉन c, s इज इक्वल टू c टेन साई, तो टेन साई इज इक्वल टू कितना, टेन साई इज इक्वल टू s अपॉन c, टेन साई s अपॉन c। x इज इक्वल टू कितना रहा, c log sec साई की जगह y अपॉन c और tan साई की जगह s अपॉन c। तो x इज इक्वल टू c log y प्लस s अपॉन c। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया वो कौन सा आया, x इज इक्वल टू c log y प्लस s अपॉन c। कभी कभी ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसी में थोड़ा सा मोड चेंज कर रहे हैं, और इसको कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है x अपॉन c इज इक्वल टू log y प्लस s अपॉन c। लॉग हटाया e टू द पावर x by c is equals to y plus s upon c, c इधर चला गया, that is y plus s is equals to कितना आ गया, c into e to the power x by c। तो y plus s is equals to c into e to the power x by c। तो कभी ये भी पार्ट है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और ये तो है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। कुछ क्वेश्चंस और जरा, ये कुछ क्वेश्चंस बच्चों और हैं, जरा इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, द कैटनरी when it is very tightly stressed up to first approximation is ellipse, हाइपरबोला, पैराबोला, नन ऑफ दीज। अब देखिए जरा, ये हमारे पास क्वेश्चन को समझिए जरा। 6 क्वेश्चन जो है ये हमारे पास कोई कैटनरी है, और इसको जो है पहले समझिए जरा। यहाँ ये जो C पॉइंट है और ये OX है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल c होती है, जिसको पैरामीटर कहते हैं। हर कैटनरी के लिए अलग अलग होती है। अब इसको बहुत, इस कैटनरी को टाइट किया गया। अच्छा, टाइट किया गया तो इसको लूज करेंगे तो C जो है हमारे पास कम होता जाएगा, और इसको अगर टाइट कर देंगे, बहुत टाइट कर देंगे, अब देखिए जरा, इसको टाइट कर दिया, टाइट कर दिया तो अब देखिए कि C जो है, अब आप देखिए जो लोएस्ट पॉइंट से जो C है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ये C जो है, जो पैरामीटर, वो बहुत लार्ज हो चुका है। तो जब भी कैटनरी को कहे कि टाइटली स्ट्रेस, मतलब इसका जो ये C है ये बहुत लार्ज है, तो कैटनरी क्या बनती है? वैसे तो पैराबोला बनती है, लेकिन कैसे बनती है वो भी जरा सुनिए। कैटनरी की जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो C cos हाइपरबोलिक x by c होती है। ये कैटनरी की कार्टेशियन इक्वेशन होती है कैटनरी। अब बच्चों यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x की जरा हम सीरीज खोल लें। cos हाइपरबोलिक x की सीरीज खोलें जरा। यहाँ पे ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी है, y is equals to c cos हाइपरबोलिक x by c। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी है। यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x की जो सीरीज होती है 1 plus x square upon 2 factorial x की पावर 4 upon 4 factorial plus डॉट डॉट डॉट। जो cos x की सीरीज होती है उसका हम सारे टर्म पॉजिटिव कर ले तो cos हाइपरबोलिक x की सीरीज हो जाती है। तो यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x by c की करेंगे तो 1 plus x square upon c square into 2 factorial plus x की पावर 4 upon c की पावर 4 into 4 factorial plus डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास इतना है। कह रहा up to first approximation। तो when c is very large, अब इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y is equals to c plus x square upon 2c, ये c कैंसिल आउट हो गया, और प्लस x की पावर 4 upon c क्यूब into 4 factorial plus डॉट डॉट डॉट। when c is very large, अगर c बहुत लार्ज है, c बहुत लार्ज है, then x by c is very small। x by c बहुत छोटा हो जाएगा जब c लार्ज। उसने कहा है तो x by c के हायर पावर को हम क्या करें, x by c के हायर पावर को हम लोग नेग्लेक्ट करें। x by c की जो बड़ी पावर है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वर्ड, तो ये x by c की जो बड़ी पावर है उसको नेग्लेक्ट करें, तो नेग्लेक्टिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ x by c।
x बाई सी का हायर पावर निगलेक्ट किया। तो यहाँ से है y माइनस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू सी है, हायर पावर निगलेक्ट किया क्योंकि c बहुत लार्ज है तो x बाई सी बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हायर पावर बड़ी पावर हमने निगलेक्ट की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी इंटू वाई माइनस सी। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म का पैराबोला है, वर्टेक्स शिफ्टेड है, और यहाँ पे लेटस रेक्टम जो इसका रहा ये 2c रहा। किसी भी दो वेरिएबल में अगर एक वेरिएबल में कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक और एक में लीनियर हो तो पैराबोला रिप्रेजेंट करती है। इट इज ए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। तो मतलब आप ये बात ध्यान रखो जी, जब कैटनरी को टाइटली स्ट्रेच किया जाता है तो वो एक पैराबोला बनाता है। अगला सवाल जो सातवां है वो भी इसी से रिलेटेड ही है और बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे इसी क्वेश्चन की मदद से। द कैटनरी इज वेरी टाइटली स्ट्रेच्ड, मतलब यही सीन है, इज कोइंसाइड वेरी नियरली विद अ पैराबोला। ये देखिए पैराबोला बन रही है ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा यहाँ पे लेटस रेक्टम कितना रहा 7th के लिए, लेटस रेक्टम देखिए, लेटस रेक्टम जो रहा, लेटस रेक्टम इसका 2c रहा, ये लेटस रेक्टम रहा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट सही है। अच्छा 2c रहा, ये 2c रहा, इस वाले को अगर आप देखो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2c, w से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2c w upon w, w से मल्टीप्लाई w से। लोएस्ट पॉइंट पे जो आप टेंशन जानते हो t नॉट, ये c w के बराबर होता है, t नॉट c w के बराबर, तो 2 into t नॉट upon w, because t नॉट is equals to c w, तो 2t नॉट upon w। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2t नॉट upon w, क्योंकि t नॉट is equals to c w, that is 2t नॉट upon w, तो b पार्ट हमारा सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जरा उसको देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटनरी इज क्या। अब चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8th क्वेश्चन में जो कह रहा है, 8th क्वेश्चन में जो हमारे पास कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटनरी, किसी कैटनरी के किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कैटनरी है, ये हमारे पास कैटनरी है, और ये हमारे पास C है, वर्टेक्स है, ये P है, ये S है, और ये हमारे पास साई। आप लोगों ने ये जानते हैं कि ds by d psi, s का अगर आर्क रेट रोटेशन साई के रिस्पेक्ट में अगर ds by d psi करें तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में भी पढ़े होंगे कि ds by d psi रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसने पूछा है कि ये किसके बराबर है। अब सुनिए जरा, यूजिंग s बराबर हमारे पास क्या होता है, s बराबर c tan psi होता है, s is equals to c tan psi। दिस इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। अब आप अगर ds by d psi निकालो तो c, और tan psi का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर से। ds by d psi किसके बराबर है, रो के, तो रो इज इक्वल्स टू कितना, c into sec स्क्वायर psi, रो इज इक्वल्स टू c sec स्क्वायर psi। इसलिए हमारा जो आंसर है रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज c sec स्क्वायर psi। ये हमारा इसका आंसर है, बी ऑप्शन इज राइट, 8th का बी ऑप्शन इज राइट। नवा क्वेश्चन जरा देख लें, 9th क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, सब आसान है, बस आपको फॉर्मूलेस थोड़े याद रहे। 9th क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि अगर T टेंशन है at any point P of a catenary and T naught is the lowest point at A, W is the weight of arc AP of catenary, then कौन सा पार्ट से T square minus T naught square क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट है कैटनरी का, ये लोएस्ट पॉइंट है C, यहाँ पे जो टेंशन है वो T नॉट है, और एक कोई पॉइंट यहाँ पे P है, और यहाँ पे टेंशन जो ये कह रहा है वो टेंशन जो कह रहा है वो टेंशन कैपिटल T है, कैपिटल T, और यहाँ पे ये आर्क S है। उसने कहा है कि AP आर्क का, AP जो आर्क है उसका वेट कैपिटल W है, और हमें T स्क्वायर माइनस T नॉट स्क्वायर निकालना है। तो हम एक चीज ये जानते हैं, यूजिंग T इज इक्वल्स टू WI होता है, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है T नॉट WC होता है। अगर हम T स्क्वायर माइनस T नॉट स्क्वायर करें तो ये कितना होगा, W स्क्वायर Y स्क्वायर माइनस W स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, दोनों को सेपरेट किया। T इज इक्वल्स टू WI शुरू में लिखा भी था, T नॉट इज इक्वल्स टू WC, T स्क्वायर माइनस T नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू W स्क्वायर कॉमन, Y स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर। अब कैटनरी में मैंने आपको बताया था कि y बराबर c sec psi होता है और s इज इक्वल टू c tan psi होता है। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके सेपरेट किए तो y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर s स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर sec स्क्वायर psi माइनस c स्क्वायर tan स्क्वायर psi होगा। y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर s स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर sec स्क्वायर psi माइनस tan स्क्वायर psi 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की जगह अगर रखना चाहें तो y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर s स्क्वायर हो गया। तो t स्क्वायर माइनस t नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू w स्क्वायर इनटू s स्क्वायर हो गया। उसने कहा था कि AP पोर्शन का वेट जो है कैपिटल W है, इसको हम ये लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस t नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल w इनटू s का होल स्क्वायर। अगर इफ यूनिट वेट w है, यूनिट वेट हमारे पास अगर यूनिट वेट स्मॉल w है और स्मॉल s पोर्शन का वेट ऑफ पोर्शन s इज इक्वल टू SW और ये कैपिटल W, तो दैट इज कैपिटल W का स्क्वायर। तो t स्क्वायर माइनस t नॉट स्क्वायर अगर आता है तो कैपिटल W का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका सही है। तो 9th का ये ऑप्शन सही है। 10th क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेस है, तो सारा ध्यान भी रखें। 10th क्वेश्चन कह रहा है एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ स्मॉल l है। ये हमारे पास एक कोई चेन है और इस चेन की लेंथ स्मॉल l है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास D का मिड पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है। चेन की लेंथ l है, तो ये डिस्टेंस आधी आधी l/2 दोनों इक्वली यहाँ से डिवाइड होती है l/2 which can just bear a tension n times its weight। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये टोटल लेंथ ऑफ चेन। अब चलिए जरा इफ यूनिट वेट हम मान लें कि इसका यूनिट वेट जो है वो स्मॉल w है, यूनिट वेट स्मॉल w है। लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल l। टोटल वेट जो हो गया, टोटल वेट अगर यूनिट वेट w और लेंथ टोटल चेन की l है तो टोटल वेट lw हो गया। उसने कहा which can just bear a tension n times its weight। गिवन क्या है, t जो है टेंशन वो n times its weight के बराबर है, t बराबर nlw। सैग पूछा है, सैग मतलब इतनी दूरी हमारे पास सैग होती है। अब यहां से यहां तक की दूरी पूरी y है और ये तो हमारा OX जो होता है ये डायरेक्ट x होता है, OX डायरेक्ट x होता है। ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल c होती है। सैग जो होता है t इज इक्वल टू यूजिंग t बराबर wy होता है। तो wy इज इक्वल टू कितना हो गया, nlw हो गया। w कटा, y इज इक्वल टू कितना आया, nl आया, y इज इक्वल टू nl आया। सैग जो है, सैग इज इक्वल टू y माइनस c, ये सैग होता है। अगर कभी सैग पूछे तो y माइनस c। अब हमें y निकालना है, y तो पता चल गया nl, और c और निकालना है। एक फॉर्मूला और होता है यूजिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो y तो nl है, n स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, s आधी लेंथ l स्क्वायर बाय 4, c स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4, c स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर कॉमन n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4, c इज इक्वल टू l अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। तो ये तो c की वैल्यू आ गई। अब सैग रहा क्या, सैग इज इक्वल टू जो हमारे पास रहा y माइनस c सैग है, y हमारे पास nl है और c हमारे पास l अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। यहाँ से l कॉमन, इन ब्रैकेट n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। तो आया कितना, l n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। सो b ऑप्शन इज राइट, b ऑप्शन इसका सही है, b ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं कैटनरी के, बिल्कुल सिंपली सी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और ये बच्चों 3 क्वेश्चंस और हैं। इफ द लाइन मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेरीज एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the curve in which it hangs, then the curve is known as। एक बात बताएं,
एक कोई हैवी स्ट्रिंग है और हैंग कराई जा रही है, हैवी स्ट्रिंग है, और अगर मास टेंशन के प्रोपोर्शनल होता है, हैवी स्ट्रिंग का जो वेट होता है वो टेंशन के प्रोपोर्शनल होता है, वेट जो होता है वेट mg वो टेंशन के अगर प्रोपोर्शनल होता है तो ये कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहलाती है। या मास जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल भी होता है, मास डेंसिटी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है, तो वो कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहलाती है। अच्छा, कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में जो वेट होता है वो टेंशन के प्रोपोर्शनल होता है, जो टेंशन लगती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म हैवी स्ट्रिंग मतलब मास टेंशन के प्रोपोर्शनल है इज ये होता है डी डी एस टी डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एम इंटू कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो है वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, एंड डी डी एस टी डी वाई बाई डी एस, ये डी एक्स बाई डी एस, ये डी वाई बाई डी एस, एम एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस एम वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ एम एक्स होता है, यहाँ एम वाई होता है, डी डी एस टी डी एक्स बाई डी एस और टी डी वाई बाई डी एस। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। द इक्वेशन ऑफ कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मतलब जो मास है वो टी के प्रोपोर्शनल है या वेट टेंशन के प्रोपोर्शनल है, उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू a log sec x y होती है, जबकि कॉमन कैटनरी की इक्वेशन y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x by c होती है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की होगी तो a log sec x by a, ये याद रखेंगे। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब होगा? जब m प्रोपोर्शनल टू t होगा या वेट टेंशन के प्रोपोर्शनल होगा तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कहलाती है। और हैवी स्ट्रिंग होती है तो यहाँ पे ये तीन पार्ट इस तरह के हैं। तो इस तरह की कैटनरी और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कैटनरी के आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब जरा हम लोग एक चैप्टर और लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग वर्चुअल वर्क लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन के बारे में जानें और वर्चुअल वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले W जो वर्क डन होता है आप लोग जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F इनटू D होता है। थोड़े कुछ पॉइंट्स जान लें। ये कोई बॉडी है, अगर इस पर एक फोर्स लगाया जाए, इधर की तरफ एक फोर्स इस पर लगाया जाए और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल d हो तो F फोर्स लगाया जाए तो W जो होगा W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है। अगर फोर्स की डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन जो होता है पॉजिटिव होता है। फोर्स ये हमारे पास है। और अगर किसी बॉडी पे कई फोर्सेस लगाए जाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो, मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और दूसरी बात, अगर हम एक इमेजिन करें कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसा वर्क डन जो होता है उसको वर्चुअल वर्क कहते हैं। वर्चुअल वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर किसी बॉडी पे कई फोर्सेस लगाए जाएं और वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और हम इमेजिन ये करें कि उसमें एक स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किया गया है, तो जो वर्क डन होगा वो वर्चुअल वर्क डन कहलाता है। तो हमारे पास है क्या कि अगर वर्चुअल वर्क जो हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन। इसमें दो चीजें और होती हैं। एक रॉड होता है, तो रॉड में बच्चों थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है और थ्रस्ट को हम टी से दिखाते हैं। अगर इस रॉड की लेंथ L है तो यहाँ पे जो वर्चुअल वर्क होता है रॉड में थ्रस्ट के कारण वो T इंटू स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा L। तो अगर किसी रॉड में वर्चुअल वर्क पूछेगा तो T इंटू डेल्टा L, और वही स्प्रिंग में टेंशन लगता है और टेंशन का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। स्प्रिंग की अपनी लेंथ अगर L है तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा स्प्रिंग इनसाइड होने की वजह से स्प्रिंग में जो होता है वर्क डन वो माइनस टी इंटू डेल्टा L होता है। दूसरी बात, अगर किसी फोर्स, देखिए अगला सवाल है वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज पॉजिटिव व्हेन पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन। नहीं, पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड अगेन द डायरेक्शन। जब भी अगेन द डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव होगा। पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर की तरफ है और इधर ही अगर हमारे पास डिस्प्लेस होगा तो हम कहेंगे कि वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हमारे पास होगा। और अगर मान लीजिए इस बॉडी पे अगर यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा और इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा तो ये 2 आया, मतलब इधर से जो हमारे पास फोर्स इस साइड आ रहा तो -3 होने के कारण ये 2 हुआ। तो अगर अपोजिट है तो वर्क डन यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये -3 हो जाएगा तो 5 - 3 हो जाएगा, तभी 2 न्यूटन होगा। तो हमारे पास जब भी वर्क डन जो होता है पॉजिटिव होता है जब डिस्प्लेस्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर अपोजिट होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो तीसरा वाला भी देख लेते हैं, वर्चुअल वर्क डन थ्रस्ट इन लाइट रॉड। लाइट रॉड में जो वर्क डन होगा, थ्रस्ट जो होगा, यहाँ थ्रस्ट लगता है और इसकी लेंथ अगर L है तो वर्क डन जो होगा +T × डेल्टा L, ये ऑप्शन सही है। और स्ट्रिंग में जो होगा वो -T × डेल्टा L। अगर ये कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, वर्चुअल वर्क बाय थ्रस्ट इन लाइट रॉड इज 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन। तो लाइट रॉड में जो थ्रस्ट होता है आउटवर्ड होता है, इधर जब थ्रस्ट आउटवर्ड होता है यहाँ पे, तो आउटवर्ड में जो थ्रस्ट होता है वो पॉजिटिव हमारे पास होता है, और टेंशन इनवर्ड होता है तो इनवर्ड के केस में नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज अप्लाइड व्हेन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज, तभी अप्लाई होगा जब सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम हो, कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। वो तो हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, सिस्टम में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम में होता है, तब हम एक इमेजिन करते हैं कि स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तभी वर्क डन हमारे पास वर्चुअल वर्क कहलाता है। तो ये इज इन इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद कह रहे हैं P इज द टेंशन इन द इलास्टिक स्ट्रिंग, L इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड A इज चेंज इन लेंथ। देन T हुक्स लॉ से होता है T इज इक्वल टू लैम्डा इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। हुक्स लॉ जो होता है इलास्टिक स्ट्रिंग में लगता है लैम्डा इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। ये हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ इतना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लैम्डा इनटू चेंज इन लेंथ हमारे पास स्मॉल a है और नेचुरल लेंथ L है, तो T इज इक्वल टू लैम्डा इनटू A अपॉन स्मॉल l। तो हमारे पास A ऑप्शन सही है। उसके बाद कह रहा है T is the tension at extensible string replaced by 2 forces T, T एक्सट्रीमिटीज ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में T, T जो है हमारे पास इस तरह से इनसाइड दिखाते हैं स्ट्रिंग में, रॉड में आउटसाइड दिखाते हैं। लाइन ज्वाइनिंग तो इनवर्ड हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में इनवर्ड हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर रॉड कहता तो रॉड के केस में आउटवर्ड हो जाता। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्ट्रिंग के केस में इनवर्ड होगा और रॉड के केस में जो होगा वो आपका आउटवर्ड होगा। तो इस टाइप के वर्चुअल वर्क के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन है तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे और जरा थोड़ा सा देखते हैं, दूसरे चैप्टर के MCQs देखते हैं। तो वर्चुअल वर्क में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आप कॉमन कैटेगरी और वर्चुअल वर्क के क्वेश्चंस आप लोग MCQs के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।